गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, Evening, sir. गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लू सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बोर्ड में शॉर्ट ये क्वेश्चंस एग्जाम में 6 मार्क्स में और 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता ही आता है, यानी कि ये चैप्टर की वेटेज जो है वो 7 मार्क्स की है। तो आसान है, कर भी सकते हो उसे, बड़ा आसान। आज जो मैं कैश फ्लो पढ़ाऊंगा वो बहुत शॉर्टकट ट्रिक से सिखाऊंगा। ये ट्रिक जिसको आप जीवन भर भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, मतलब वन शॉट में ही क्लियर हो जाएगा आपको। और ऑनलाइन बेस बेटा अगर वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखते रहें, स्किप ना करें। एक एक चीज समझाऊंगा और उसका बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैं शॉर्ट्स बताऊंगा आपको, वो वन शॉट में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बता देते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिक एग्जामिनर भी पूछ लेता है आपसे, जब आपका वाइवा हो रहा होता है, प्रैक्टिकल्स होता है, तो उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कितनी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं, कैश फ्लो में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है। तो बेसिकली क्या है, कैश फ्लो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है, AS3 इसे बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, AS3 लगता है। और अकॉर्डिंग टू AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किन किन सोर्सेज में हुआ है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती है। पहली जो एक्टिविटीज आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरी आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या होगा, आपको 2 साल का डाटा दिया होगा, 2 साल के डाटा को आप कंपेयर करेंगे, उसके बेसिस पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन वैसे बहुत आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का आ जाएगा या ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का आ जाएगा। ठीक है, या इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आ जाएगा। अब तो शॉर्ट्स आगे, लॉन्ग क्वेश्चन कम आते हैं इसके, पहले आते थे लॉन्ग क्वेश्चंस, अब तो ये शॉर्ट्स में 2 ही चीजें पूछता है, क्योंकि इसका वेटेज पहले 8 नंबर का था, फिर 6 नंबर का कर दिया। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैश फ्लो हम कैसे निकालते हैं। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द कैश फ्लोज, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये कैश ही है, जैसे कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, ये सब क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स ही माने जाते हैं। कैश एट बैंक, ये कैश इक्विवेलेंट ही है हमारे। क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी कैश इक्विवेलेंट है, यानी करंट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, वो भी हमारा कैश इक्विवेलेंट्स के अंतर्गत आता है। तो अब क्वेश्चन करते हुए जरा ध्यान देना कि कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये 3 एक्टिविटीज दी होंगी, इनमें से सबसे पहले हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें दिया होगा आपको, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट दिया होगा 2 सालों का, उन 2 सालों का नेट प्रॉफिट के बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे इसको नोट कर लें क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो जब हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें हम जो दिया होगा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ रखने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती क्या है, कई बार एग्जामिनर ये भी पूछा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी आइटम वो होती है जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जो बिजनेस में डेली खर्चे होते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, ये सब ऑर्डिनरी हैं जो होने ही होने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनके मतलब होने की कोई चांसेस नहीं, वो हो गए, जैसे अर्थक्वेक आया, बार बार थोड़ी ना आएगा, फ्लड, ठीक है, सुनामी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है, हमारी एबनॉर्मल आइटम्स हैं। तो इनसे होने वाले लॉस जो हैं उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इनकम हो गई है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें ऐड करेंगे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होता क्या है, इसमें 2 सालों का प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि आपका करंट ईयर चल रहा है 2024, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2023। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट जो दिया होगा आपको, प्रॉफिट के जो केस बनेंगे वो 3 केस बनेंगे, 2023, 2024। मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट है 1 लाख का, यहाँ 1,20,000 है, कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना है, 2024 में से 2023 को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट कितना आया हमारा, प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट आ रहा ना, डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। तो मैंने कहा था 2024 में से 2023 को
माइनस कर देंगे। 2024 में से 2023 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आप वैसे समझो कि 2023 में आपका प्रॉफिट था 1 लाख, अब हो गया 1,20, तो 20,000 से बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपके मान लेते हैं एक केस तो ये बना, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, ये तो 1 ही लाख रहे, यहाँ पे भी 1 लाख रहे, तो इसका मतलब कोई भी चेंजेस नहीं, नील। क्या रहेगा? नील। भाई पहले भी 1 लाख था, अब भी 1 लाख है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। केस नंबर 3 ये हो सकता है कि पहले तो 1 लाख का था, अब 70,000 रह गया, तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ? 30,000 का। और कोई केस बनता है? यही 3 केस हैं। पहले केस में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरे केस में लॉस, चौथा केस है ही नहीं। तो ये 3 केसेस में एक केस एग्जाम में आएगा आपका, पर मोस्ट प्रोबेबल आता है पहले नंबर का केस या फिर लास्ट वाला केस। ये वाला केस तो होता ही नहीं है, जल्दी से मिलता नहीं है, मतलब क्वेश्चन में होगा क्यों नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन रेयर ही होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? क्लियर है? तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट ले लेते हैं, तो केस 1 को ही पकड़ लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा यहाँ पे? प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे हमारा? 20,000, यानी कि 1,20,000 में से हमने माइनस कर दिया 1 लाख। कितना माइनस कर दिया? 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। अब मैं तुम्हें वो चीज सिखाने जा रहा हूँ, वो शॉर्ट्स है। ठीक है। शॉर्ट्स ये है कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम सीखेंगे इसमें हम क्या ऐड करें। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे दद्दू हैं, वो जो दद्दू जी हैं, वो हमारे दद्दी को घुमाने का प्रोग्राम लेके चले कि भैया 4 धाम की यात्रा पे ले जाते हैं। तो याद रहेगा, हमारे दद्दू जी 4 धाम यात्रा पे दद्दी को ले जा रहे हैं घुमाने। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, 4 धाम की यात्रा को क्या कहेंगे? ट्रिप कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ट्रिप। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्रिप को। किसको ऐड करेंगे? ट्रिप को। TRIP। अब ये TRIP क्या है? टी से होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। टी से क्या होगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आर से होगा रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स भी कहेंगे। आई से बनेगा इंटरिम डिविडेंड और पी से बनेगा प्रपोज डिविडेंड। ठीक है। जनरल रिजर्व देखना है, डिफरेंस लेके चलेंगे, 2024 में से 2023 माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का मेड होगा, लास्ट ईयर का पेड होगा, तो हम करंट ईयर वाला लेंगे इसमें 2024 का। इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट में दिया होगा, और प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर का इग्नोर कर देना है। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल पेड होगा, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ट्रिप याद रहेगा, लेकिन इनके सारे केसेस में आपको समझाता हूं। फिलहाल ये वाला नोट कर लिया, मेरे को रब करना है, ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो मैं बता रहा हूं ट्रिप। टी से बनेगा हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। टी से क्या बनेगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ध्यान रखना है 2024 में से 2023 को माइनस करना है। तो जनरल रिजर्व के केस देख लो कैसे करेंगे। ठीक है। तो 2023 का दिया है, 2024 का दिया है। मान लेते हैं जनरल रिजर्व केस 1। केस 1 में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, मान लेते हैं 60,000, और यहां दे दिया आपको 90,000। कितना दे दिया? 90,000। तो मैंने आपको क्या बताया था? 2024 में से 2023 को ले जाना है। क्या ले जाना है? 2024 में से 2023। तो क्या आ जाएगा? 90,000 माइनस 60,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30,000। ये भी हो सकता है केस 2 आपको क्वेश्चन में दिया हो, जनरल रिजर्व दिया है, यहाँ पे भी 60,000 दिया है, यहाँ पे भी 60,000 दिया है, तो चेंज कितना आया? यहाँ तो 30,000 किस में आया? प्लस में। यहाँ पे नील, कोई चेंज नहीं आया। और केस 3 देखें, जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है आपको, यहाँ 60,000 दिया है और यहाँ 40 दे दिया है, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 20,000। तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 20,000। समझ में आ गया? तो मैं मान लूं टी से ट्रिप समझ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व समझ में आ गया? क्लियर है सबको? अब अगला केस आता है रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है। इसको रब कर दूं?
तो अब हम समझते हैं आर। आर का मतलब होगा रिजर्व फॉर टैक्स, रिजर्व या प्रोविजन फॉर टैक्स। हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये एग्जाम में हर बार आता है, तो इस पे ध्यान दे लें। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी है, क्या है हमारी लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आते हैं, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा क्लोजिंग। ये क्या कहेंगे हम इसके ओपनिंग बैलेंस, किसको कहेंगे हम इसको ओपनिंग बैलेंस, और ये कहेंगे हम इसको क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, देखो अब केस 1 में आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 80,023 में है और 24 का है 1,30,000। ध्यान रखें जब इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट ना दी गई हो तो करंट ईयर का मेड होता है। क्या होता है करंट ईयर मेड, प्रीवियस ईयर पेड। तो ये तो हम क्या करेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करेंगे, जो मैं आगे सिखाऊंगा, आगे वाली क्लास में सिखाऊंगा। हम सिर्फ करंट ईयर ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे इसमें करंट ईयर, मतलब कौन सा 2024 का। क्या है हमारा 1,30,000। समझ में आ गया। इस केस में हमें अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अकाउंट बनाते हो तो यही आएगा 1,30 यहाँ आएगा, ओपनिंग कितना है 80 यहाँ, 1,30 यहाँ, फिर 80 को आप पे करोगे और 1,30 को बैलेंस दिखाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा आप डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऐसे केस दिया हो, नीचे कोई एडजस्टमेंट ना दी गई हो, तो करंट ईयर मेड ले लेना, इसका मतलब 2024 को लेना है आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए केस 2 में टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000, हमने 70,000 का टैक्स पे किया है। कितने का टैक्स पे किया है 70,000 का। तो 70,000 का टैक्स पे किया तो पैसा जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है। तो हम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं। तो ऐसी प्रोविजन फॉर टैक्स टू डेबिट क्या करेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेड। क्या लिखेंगे टैक्स पेड, कितना 70,000। ठीक है, और मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उतार दो 80,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था इसका 1,30,000। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उतारना, ये आ जाएगा क्लोजिंग। 70,000 का टैक्स पे किया, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 लाख। तो इस साल आपने प्रोविजन कितना किया टू P&L अकाउंट, यह आ जाएगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या आ जाएगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना आ जाएगा 1,20,000। अब उस केसेस में यहां पे क्या आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। कौन सा ये वाला। ठीक है, तब ये नहीं आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब केस 3, अगर ये वाली एडजस्टमेंट नहीं दी गई आपको, ये वाली एडजस्टमेंट दे दी, क्वेश्चन में लिख दिया टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, 1,40,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1,40,000। उस केसेस में क्या करना है आपको, ये तो पता है ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 80,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,30,000, टैक्स मेड कितना किया था हमने, मेड कितना किया है 1,40,000। टोटल करो 2,20,000 में से 31 माइनस करो 90,000, टैक्स पेड 90,000 हो गया। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,40,000। ठीक है, और ये नहीं आएगा, अब ये वाला आएगा। ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। मान लो समझ में आ गया, कोई डाउट्स कोई कंफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं केस 1 को ही लेके चल रहे हैं, तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 1,30,000 लेके चलेंगे, और इस अकाउंट को नहीं बनाने की जरूरत है क्योंकि केस 1 है तो फिर हमारा। ठीक है, ऑनलाइन डिवाइस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। रुक दे। अब आता है हमारा आई से आता है इंटीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर।
आई से क्या आएगा, इंटीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, और आर से रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स कहेंगे, और आई से कहेंगे इंटीम डिविडेंड, और पी से कहेंगे परपोर्ट डिविडेंड। यही चार चीजें ऐड होती हैं। तो इंटीम डिविडेंड हमेशा ड्यूरिंग द ईयर पेड क्या होगा, ये हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होगा। कहाँ पे गिवन होगा, एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नीचे जब आप बैलेंस शीट होगी ना, उसके नीचे एडजस्टमेंट दी होती है 2-3, तो वहां लिखा होगा इंटीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी लिखा है वो लिख लेना। मान लेते हैं 50,000 लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 50,000 लिख देंगे। कितना लिख देंगे यहाँ पे, 50,000। समझ में आ गया। अगर 50,000 दिया है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 50,000। और पी से बन जाता है हमारा परपोज डिविडेंड। क्या बन जाता है, परपोज डिविडेंड। तो ये आपको एक चीज का ध्यान रखना है, परपोज डिविडेंड हमेशा लास्ट ईयर का दिया जाता है, करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं होता। प्रीवियस ईयर का ही पेड करेंगे। अगर आपको 2 साल का डिविडेंड दिया है, मान लेते हैं 2023 का भी दिया है और 2024 का भी दिया है, और क्वेश्चन में लिख दिया जाए परपोज डिविडेंड, मान लेते हैं यहां दिया है 60,000 और यहां दिया है 80,000, तो हम क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे, करंट ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहां सीधा लिख देंगे 60,000। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? तो आपका ध्यान रखा होगा कि आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिगर जोड़ो, कितनी आ जाएगी, 20,000 प्लस 30 50, 50 और 1,30,000 कितने हुए, 1,80,000, 2,30,000 और 2,90,000। अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड दिया है, क्या दिया है, इनकम टैक्स रिफंड दिया है, तो वो माइनस हो जाएगा, नहीं तो इसे छोड़ देंगे और ये 2,90,000 ही आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है तो आप कर लेना, ये 2,90,000 ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कितना, 2,90,000। ठीक है, तो ये जो निकल के आया ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो ऑनलाइन भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और आप देखें कि कैश फ्लो कितना आसान तरीके से समझाया जाता है और कितने अच्छे तरीके से इसको करा जा सकता है। तो इसका फॉर्मेट समझना बहुत आसान है, और एग्जाम में पूरे 6 मार्क्स इसके आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, वो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखा दिया। इसके बाद मेरी अगली क्लास जो होगी, जिसमें मैं इसके क्वेश्चंस भी कराता हूँ, उनको भी ध्यान से समझना, और बाद वाले पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट को देखना ना भूलें, तो जब जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट होती है। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मेरी ब्लेसिंग भी आपके साथ है ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।